अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक वो लिबर्टी का है। हम बेसिक पॉलिटिकल कंसेप्ट्स कर रहे हैं। मैं सुबह शहजाद हूँ। तो लिबर्टी क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स हैं और इसका क्या कंसेप्ट है, वो आज हमने लेक्चर में देखना है। तो लिबर्टी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लिबर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, से रिस्ट्रेन से आजाद है, अब जो मर्जी चाहे वो करें। ठीक है। अच्छा, अब इसका ये सीन है, लिबर्टी में ना अल्लाह ताला ने देखे आप सबको खुद भी फ्रीडम ऑफ चॉइस दी हुई है कि आप जो करना चाहे करें। वो तो बात की बात है ना, जब क़यामत का दिन होगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये किया क्यों था। लेकिन इस दुनिया में तो आप आजाद हो ना, जो करना है वो करने के लिए। लेकिन आप देखो जंगल में जो शेर है या और दूसरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स को देख लो, और जो कोई भी माइक्रोब्स है या आपके अलावा कोई भी जानदार है इस दुनिया में मौजूद, क्या वो उन्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है कि वो जो है वो अपनी अगर हालत चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं? नो, नहीं दी गई। ठीक है। तो ये ऐसा कंसेप्ट है जो इंसान को इंसान बनाता है, और अगर लिबर्टी एक इंसान के पास नहीं है तो ही इज हार्डली अ मैन। ठीक है। जिस लाइक कभी भी कोई बनाना ट्री कभी मैंगो नहीं बनाएगा, राइट? कि उसका दिल करे भाई यार मैं इस साल अपने ऊपर मैंगो लगाता हूँ, वो नहीं कर सकता। इसी तरह शेर कभी घास नहीं खा सकता, और ना ही हिरन कभी जो है वो गोश्त खा सकती है। तो वो उन्हें लिबर्टी नहीं मिलेगी, गॉड की तरफ से नहीं दी गई। ठीक है। तो इंसान को लिबर्टी दी गई है, ही कैन डिसाइड व्हाट ही वांट टू डू एंड ही कैन थिंक व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है। तो लिबर्टी यही है। GDH कॉल क्या कह रहे हैं? लिबर्टी एज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस ऑफ हिज पर्सनालिटी। लिबर्टी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लिबर्टी फ्रीडम है कि इंसान जो भी उसकी पर्सनालिटी है ना उसको बाहर निकाले, लोगों को दिखाए कि मैं हूँ क्या। ठीक है। विदाउट एनी एक्सटर्नल हिंड्रेंस, कि कोई इसे रिप्रेस ना कर रहा हो, स्टेट में कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जो उसे रोक रही हो। फाइन। GDH कोल कह रहे हैं। बर्न्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से? वो कह रहे हैं लिबर्टी मीन्स टू ग्रो टू वंस नेचुरल हाइट टू डेवलप वंस एबिलिटी। अब लिबर्टी का क्या मतलब है कि आप जो नेचुरल हाइट अचीव कर सकते हो ना अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में, वो आप अचीव करें। ठीक है। जितना आप ऊपर जा सकते हो, जितना आप आगे जा सकते हो, जितना तरक्की कर सकते हो आप करें। ये है लिबर्टी, कि कोई कोई ऑब्स्टेकल, कोई मसले मसाइल, कोई रिस्ट्रेंट्स वगैरह ना मौजूद हो। प्रोफेसर सेले क्या कहते हैं? लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेंट्स और द ऑपोजिट और ऑफ द ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है? हमने बात की थी लॉ में कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, तीनों का काम लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। एक लॉ बना रहा है, दूसरा इम्प्लीमेंट कर रहा है, तीसरा देख रहा है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं, लोगों से फॉलो करेंगे नहीं। अब लॉ क्या होते हैं? लॉ एक्चुअली में रिस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है। लॉ एक्चुअली में रिस्ट्रेंट्स हैं, ऑपोजिट है लिबर्टी के। तो एक्चुअली में से क्या बात की? लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स और द ऑपोजिट ओवर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का ऑपोजिट है। ठीक है। लिबर्टी डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, मतलब ये लिबर्टी का कंसेप्ट आया कहाँ से? तो हमारे पास 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो बताते हैं कि ना लिबर्टी का कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहला कंसेप्ट है रेनेसांस। ठीक है। रेनेसांस का टाइम था यूरोप में, अवेयरनेस का टाइम था। जब भी मैं यूरोपियन हिस्ट्री की बात करती हूँ तो मैं बताती हूँ, पहले एक डार्क एजेस थी, फिर रेनेसांस का टाइम था, फिर एनलाइटनमेंट का टाइम था। तो रेनेसांस के टाइम के एंड से लेके वो एनलाइटनमेंट का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें यूरोप ने बहुत ज्यादा तरक्की की। इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी टाइम यही था। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस जो आए यूरोप में, वो सब यही इसी टाइम में आए थे। मतलब 17वीं सेंचुरी से समझ लें 19वीं सेंचुरी तक डिस्कवरीज, जितनी भी आप डिस्कवरीज देख लो, फिलोसफी के हवाले से या बायोलॉजिकल साइंसेज या कुछ भी, वो सारा यही 3 सेंचुरीज थी। फाइन। तो ये टाइम था, अवेयरनेस का टाइम था यूरोप में। इससे पहले चल रही थी डार्क एजेस। डार्क एजेस में मोनार्की और जो है ना, क्या नाम है, फ्यूडलिज्म, और जो पॉप, चर्च का जो पॉप होता है ना, उसकी सारी अथॉरिटी थी लोगों के ऊपर। अब वो लोगों पे ना हमने इतने टैक्स वगैरह लगाए हुए थे, इतनी ज्यादा रिस्ट्रेंट्स लगाई हुई थी कि लोगों को पता नहीं था वो जी कैसे रहे हैं। बहुत बुरा टाइम था यूरोप में ना, बहुत बुरा टाइम था। टैक्स के नाम पे ना लोगों की कमर तोड़ दी थी उन्होंने। फिर जब ना ये क्रूसेड्स हुई,
हाँ कह सकते हैं विक्टोरियन एज भी इन्हीं सेंचुरीज में थी। तो जी जब मतलब क्रूसेड्स हुई ना, मतलब ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इन्होंने लड़ा और मुसलमानों के साथ जब ये ईसाइयों ने जंगे वगैरह की है ना, तो क्या हुआ है कि इन्होंने देखा कि यार मुसलमान तो कितने ज्यादा अपने रूलर के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, वो उनको इंसान समझते हैं, हमारे रूलर्स तो हमें इंसान ही नहीं समझते। और वो तो अपना कुरान खुद पढ़ते हैं, हमें तो अपनी बाइबल की समझ में नहीं आती, चर्च का पॉप जो कहता है हमें वही मानना पड़ता है। हमें तो बाइबल का पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ना उस टाइम पे इब्रानी जबान में थी और इब्रानी कोई जानता नहीं था, इतनी कुछ लोग जानते थे, और वो भी एंशियंट इब्रानी थी, वो मतलब मॉडर्न इब्रानी जबान नहीं थी, तो वो समझ नहीं आती थी, इनको कुछ पता ही नहीं था इनके राइट्स क्या हैं। और यहाँ जो था वो सिस्टम कुछ और ही था, इंतहा की लिबर्टी थी कि रूलर को भी जो है सवालात के कटहरे में खड़ा कर देते थे कि जी बताएं ये हुआ तो हुआ क्यों है। तो वो जब चीज उन्होंने देखी ना, इन्होंने सोचा कि भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए। फिर प्रेस जब मतलब प्रेस आ गई, वो प्रिंटिंग प्रेस आ गई जिससे बुक्स जो पब्लिश होने लगी वो धड़ाधड़, तो लोगों में ना उन किताबों को पढ़ के और बाइबल को पढ़ के ना शऊर आना शुरू किया। फिर बाइबल की भी ट्रांसलेशन आ गई, तो शऊर आना शुरू हुआ ना, फिर एनलाइटनमेंट का टाइम आ गया। उस टाइम में ना मार्टिन लूथर किंग, ये जूनियर नहीं किंग, मार्टिन लूथर किंग वो उस टाइम पे आया था। वो था चर्च का बंदा था कोई, उसने जो है वो अपने कुछ 9 क्वेश्चंस रखे चर्च के सामने कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हालांकि वो खुद भी फादर था चर्च का। तो उसने एक फिरके को जन्म दिया प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो वहां से ना लोगों में शऊर आना शुरू की हुआ, वो चर्च से पे सवाल पूछने लगे कि भाई ये पैसा हम दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, आप हमसे ये काम करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं, हम कन्फेस क्यों कर रहे हैं आपके सामने आके चीजों की, हालांकि गॉड तो बहुत ज्यादा करीब है हमारे। मैं जब उससे पूछना शुरू किया ना तो वो इनको रास नहीं आई चीज। फिर उन्होंने लिबर्टी डिमांड करना शुरू की कि हमें आजादी दी जाए। सबसे पहले तो उन्होंने रिलीजियस लिबर्टी ही डिमांड की थी, वो जो प्रोटेस्टेंट फिरका भी निकल आया था, ठीक है। तो वो प्रोटेस्टेंट फिरका जो था ना वो चर्च के अगेंस्ट था खड़ा हुआ कि भाई हमें आजादी दो, हम अपनी प्रैक्टिसेस अपनी मर्जी से करेंगे, हमें चर्च ना बताए, हम खुद समझेंगे अपनी बुक को और हम खुद करेंगे, ठीक है। रिलीजियस लिबर्टी। फिर इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या था, मैंने बताया उस टाइम पे फ्यूडलिज्म था, कुछ इजारादारी थी कुछ लोगों के खेतों पे या जमीनों पे, फिर उन पे काम करवाते थे और टैक्सेस लेते थे। तो लोगों ने वो भी डिमांड करनी शुरू की कि भाई हम क्यों इतने इतने पैसे तुम्हें दे रहे हैं, हम आजाद होने चाहिए, जो भी हम करना चाह रहे हैं हम गुलाम नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्यूडलिज्म को खत्म किया जाए। उन्होंने इकोनॉमिक लिबर्टी मांगी। फिर तीसरी चीज जो लिबर्टी की मांगी वो पॉलिटिकल लिबर्टी थी। एक्चुअली जो क्राउन था वो क्या था, क्राउन की सारी इजारादारी थी, कोई भी पॉलिटिकल एरेना में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, क्राउन था और उसके कुछ नोबेल्स थे जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करते थे। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिविल वॉर हो गई थी जब इन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी डिमांड की थी, सारा जो है पार्लियामेंट खड़ी हो गई थी क्राउन के अगेंस्ट कि भाई पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दी जाए क्योंकि यहाँ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी डिमांड की कि हमारा भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लॉ मेकिंग में हमारी भी से होनी चाहिए, क्राउन को कोई हक नहीं है हम पे हर तरह के टैक्सेस लगाने का, ठीक है। तो इट कैन बी सेड दैट द व्यू made people to demand liberty from the privileging religious, social, political and मैंने लिखा है prevailing religious, social, political and economic setup। लोगों ने इन सब चीजों से आजादी चाहिए कि वो जो उस टाइम पे सेटअप सारा चल रहा था ना सोसाइटी का, रिलीजन का, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप, उन्होंने कहा भाई हमें यहाँ से आजादी दो, हमारी से होनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, चर्च हमें क्यों बता रहा है या मोनार्क हमें क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, ये इकोनॉमिक लिबर्टी क्यों नहीं है, फ्यूडल लॉर्ड्स क्यों हमें आगे नहीं आने देते। हमारा इस्तेसाल हो रहा है, लोगों में शऊर आना शुरू किया, उन्होंने अपने राइट्स डिमांड करने शुरू कर दिया, राइट्स डिमांड करने शुरू किए, वो लिबर्टी थी एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटेरियन व्यू। अब ये तो हम सबको पता है कि यूटिलिटेरियन का सारा कंसेप्ट बेंथम का था, ठीक है, जेरेमी बेंथम का था। इसने सीधी सी बात की बेंथम ने और बेंथम के फॉलोअर्स ने कि गवर्नमेंट एक नेसेसरी इवल है। देखिए अगर गवर्नमेंट एक नेसेसरी इवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, गवर्नमेंट अगर नहीं होगी ना तो लोगों को ऑर्गेनाइज करना किसका काम है, कोई भी नहीं होगा, स्टेट ऑफ नेचर वाली बात आ जाएगी और फिर माइट इज राइट वाला कंसेप्ट होगा, फिर हर ताकतवर कमजोर को खाएगा ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट मौजूद होती है कि वो ताकतवर को कमजोर करे और गरीब के हकूक की हिफाजत करे, नेसेसरी है।
फिर ये गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वो कानून बनाती है ताकि सब काबू में रहें। ऐसा ना हो कि गरीब जो है वो अपनी भूख की वजह से कत्ल करने पे उतर आए, सेल्फ प्रिजर्वेशन है ना। और ऐसा ना हो कि अमीर अमीर से अमीर तर होने के चक्रों में जो है वो इस्तेसाल पे इस्तेसाल करे कि निचले तबके का रहना मुहाल हो जाए। तो गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इविल क्यों है ये? क्योंकि लॉ बनाती है, लोगों की जो लिबर्टी है उसको रिस्ट्रेन करती है, लोगों का जो प्लेजर वाला कंसेप्ट है ना उसको कम करती है, ताकि लोगों को प्लेजर कम मिले। ठीक है, सही है, तो ये नेसेसरी इविल है। अब ये क्या है, दिस यू सेड दैट पीपल, if the people were left free then they would be happy। मतलब अगर लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए, बेंथम कह रहा है आजाद छोड़ दो तो बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि देखिए रिस्ट्रेंट्स किसी को भी नहीं पसंद, और गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रेंट्स लगाती है। ठीक है, मैं अगर आपको हर चीज में बताना शुरू करूँ, आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं पहनना, आपने यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, आपको लगेगा मैं क्या जेल में हूँ। और मतलब आप इमोशनली या कहने साइकोलॉजिकली भी हिट होंगे। ठीक है, तो जब लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए, मैं आपके मामला में इंटरफेयर नहीं करी, चाहे मेरा हक भी है इंटरफेयर करने का, मैं फिर भी नहीं करी, तो यू विल बी हैप्पी। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं कि एक स्टेट में कम से कम रिस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, जितनी रिस्ट्रेंट्स पॉसिबल है उतनी रिस्ट्रेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो खुश रहें, बहुत खुश रहें। ठीक है, अब लिबर्टी इज नॉट एन एंड, मतलब बेंथम का व्यू है कि लिबर्टी एंड नहीं है, हमारा मकसद लिबर्टी हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद क्या है, हैप्पीनेस हासिल करना। ठीक है, हमारा एंड क्या है, हैप्पीनेस हासिल करना। तो लिबर्टी एक जरिया है हैप्पीनेस हासिल करने का, मतलब आप जितने ज्यादा आजाद होगे आप उतने हैप्पी होगे, और लिबर्टी इज द मीन टू अचीव हैप्पीनेस। ठीक है, लेस रिस्ट्रिक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी देयर, जितनी कम रिस्ट्रिक्शन, जितनी कम इंटरफेरेंस हो सकती है, उतनी कम इंटरफेरेंस, उतनी कम रिस्ट्रिक्शन हो तो लोग आजाद रहेंगे। तकरीबन मिल का भी यही कंसेप्ट था कि लिबर्टी होनी चाहिए लोगों के पास, हद दर्जा लिबर्टी हो, कम से कम मामला में इंटरफेयर करे गवर्नमेंट, और जो है ना क्या नाम है, पर्सनल अफेयर्स में तो बिल्कुल ही ना है। मॉरलिटी हर किसी का अपना अपना मकसद है, वो जैसे मर्जी मॉरलिटी की डेफिनेशन करे और रहे उसमें। अगर हाँ सोसाइटी को या स्टेट को कोई मसला हो रहा है किसी की लिबर्टी से, तो फिर इंटरफेयर करने आ जाए। मिल का भी ये कंसेप्ट था। ठीक है, देन हमारे पास है ग्रीन का व्यू। ग्रीन का व्यू है, टीएच ग्रीन सेड दैट बेंथम्स आइडिया इज द नेगेटिव। अब टीएच ग्रीन आ गया, वो कह रहे हैं बेंथम ने जो बात की थी ना वो नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे थे, पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट कुछ और है। अब पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट क्या है, the quality of liberty enjoyed by the people dependent upon the moral quality of a society। अब ये क्या बात कह रहे हैं कि जी लोग जो है कितने मॉरल हैं, उनके जो है एथिक्स क्या है, उनकी मॉरल वैल्यूज क्या है। अगर लोग इस हिसाब से सोचते हैं ना कि सबका भला हो जाए, सबकी खैर हो जाए, तो वो एक लिबरल सोसाइटी है, क्योंकि वो अपने किसको फॉलो करिए, अपने जो है समझने के हायर सेल्फ को फॉलो करिए, जमीर को फॉलो करिए। ठीक है, तो वो लिबर्टी मतलब वो लिबरल है। अगर कोई अपनी डिजायर्स को फॉलो करे तो वो आजाद थोड़ी है, वो तो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। लेकिन अगर मैं अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करी तो मैं आजाद हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिशात की मैं गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है इसका, टीएच ग्रीन का। देन कह रहे हैं in short it was the duty of the government to remove obstacles which stood in the way of the moral development of the people। अब लोगों की मोरालिटी के डेवलपमेंट के रास्ते में जो चीजें आ रही हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, गवर्नमेंट का काम है वो खत्म करें। अब देखें मॉरल डेवलपमेंट चाहिए तो क्या सीन है कि एक सोसाइटी है जहाँ पे अगर एक अनएम्प्लॉयड को जॉब नहीं मिल रही तो वो तो ऑब्वियसली गलत रास्ते पे जाएगा। ठीक है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट तो नहीं होगी, वो तो चोरी करने की कोशिश करेगा, वो तो डाका डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि भूख तो सबको ही लगती है। ठीक है, फिर अगर किसी एक सोसाइटी है जहां पर कुछ एक क्लास को बहुत ज्यादा एजुकेशन मिल रही है और दूसरी क्लास को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो वो जो है दूसरी क्लास है वो इस्तेसाल का मतलब उसमें सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी, और सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगी, मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, जो अनएजुकेटेड है उनको एजुकेशन देना,
तो टी एच ग्रीन का कुछ था पॉजिटिव लिबर्टी, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, पॉजिटिव लिबर्टी है, तो टी एच ग्रीन ने इसको इस तरह डिफाइन करने की कोशिश की। देन हमारे पास आ जाता लास्की का व्यू। लास्की क्या कह रहे हैं, लिबर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ राइट्स एंड विदाउट राइट देयर कैन बी नो लिबर्टी। अगर राइट्स नहीं दिए ना लोगों को तो लिबर्टी नहीं है। लोगों के कुछ हकूक है वो दिए जाए और वो पूरे भी किए जाए तो लिबर्टी है। ठीक है, कि लोग जो है जो करना चाह रहे हैं वो करें। विदाउट राइट्स देन आर द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ। अगर राइट्स नहीं है ना तो लॉ फिर फुल्ली रिप्रेस करने की कोशिश करेगा इंसान को। अगर मेरे कुछ राइट्स हैं तो मुझे लॉ रिप्रेस नहीं कर सकता। अगर लॉ गलत भी बन रहा होगा मैं कहूंगी ये मेरा राइट है, मेरा मेरा हक है ये काम करना, मुझे कौन रोक सकता है। तो कह रहे हैं कि ना जो राइट्स है ना वही लिबर्टी की असल बुनियाद है, वरना लॉ जो है वो रिप्रेस करेगा इंसानों को, जितना मर्जी वो कर सकता है, वो जितनी ज्यादा रिस्ट्रेंट लगा सकता है लॉ करेगा। ठीक है, अच्छा, अनरिलेटेड टू द needs of personality, so Lasky reject the idea of the liberty as the absence of the restraints। तो Lasky का अपना एक concept है, वो कह रहा है कि जी absence of restraints liberty नहीं है, presence of rights liberty है। ठीक है, इन्होंने तीन पार्ट्स, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्राइवेट लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। प्राइवेट लिबर्टी क्या थी, इट इज पर्सनल टू अ मैन, एक आदमी की अपनी लिबर्टी है, मैं अपने एक इमीडिएट सेल्फ में फ्री हूँ, मैं कुछ भी चूज करना चाहूँ। ठीक है, मैं जो चूज करना चाहूँ, जो मुझे इफेक्ट करता है मैं वो चूज कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये लिबर्टी है। ठीक है, पॉलिटिकल लिबर्टी में आप स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट। ठीक है, अब मतलब आपने क्रिटिसाइज करना है, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ऑफिस होल्ड करने लिबर्टी है। इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या है, हर बंदे को इकोनॉमिकली डेवलप करने का पूरा पूरा जो है वो हक है। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक गेन्स जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये लास्की का व्यू हो गया, इसके बाद मार्क्सियन व्यू है। मार्क्स का व्यू क्या था, सिंपल उसका व्यू ये था कि वर्किंग क्लास की जो है ना लिबर्टी पे उसने सारा एम्फेसाइज किया था। ठीक है, सबसे डिफरेंट व्यू है इसका। ऐसे कहा था जी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किसी की कोई लिबर्टी नहीं होती, वर्किंग क्लास के खास तौर पे, और कैपिटलिज्म को खत्म कर दें ताकि सबको लिबर्टी मिल जाए, ये मार्क्स का व्यू था। फाइन, हमारे पास अब क्या है, टाइप्स है लिबर्टी की। नेचुरल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी और मॉरल लिबर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल लिबर्टी क्या है। इट मीन्स कंप्लीट लिबर्टी टू डू वट एवर वन वॉन्ट्स। ठीक है, एक इंसान जो चाहता है वो करे। अब स्टेट ऑफ नेचर में यही था ना कि इंसान जो चाहता था वो करता था, तो स्टेट ऑफ नेचर वाला कंसेप्ट इस नेचुरल लिबर्टी में कि मतलब वो नीचे मैंने वही लिखा हुआ है कि मैं स्टेट ऑफ नेचर की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। एज गिवन बाय हॉब्स के माइट इज राइट, जो भी ताकतवर है वो उसी का कानून है, वो जो चाहता है वो करेगा। इट एंडेड व्हेन सिविल सोसाइटीज वर फॉर्म्ड, और जब सिविल सोसाइटीज बन गई, ठीक है, सिविलाइज्ड सोसाइटीज बन गई, तो वो माइट इज राइट वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि माइट को कंट्रोल करने के लिए लॉ मौजूद था। फाइन, देन आगे सिविल मतलब सिविल सोसाइटीज बनी तो सिविल लिबर्टी स्टार्ट हो गई। सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स को जो राइट्स और लिबर्टीज दी जाती है वो सब सिविल लिबर्टीज है। ठीक है, गिटेल जो है वो फिलोसफर है, ये क्या कह रहे हैं, सिविल लिबर्टीज कंसिस्ट ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस व्हिच द स्टेट क्रिएट। अब स्टेट खुद से कुछ लिबर्टीज प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, ठीक है, राइट्स देती है, प्रिविलेजेस देती है स्टेट में मौजूद लोगों को, तो वो क्या है, सारी सिविल लिबर्टीज है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट देखेगी कि सबकी सिविल लिबर्टी प्रोटेक्ट हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही होगी तो वो इंश्योर करेगी कि प्रोटेक्टेड रहे, और जो इनको ब्रीच करने की कोशिश करें उनको पनिश करें। The individual has to be protected from the government's action which are dangerous for the civil liberty। अब देखें सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटीज में क्या किया है कि कुछ लोगों को लिबर्टीज, मतलब जो लोग मौजूद है सोसाइटी में उनको लिबर्टीज दे दी, उनको राइट्स दे दी। अब जो है इस चीज को श्योर किया जाता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ राइट्स वगैरह रख दिए जाते हैं कि लोगों को जो राइट्स दिए हैं ना उनकी ब्रीच ना हो, इवन गवर्नमेंट भी ना करे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, और अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, रिवोल्ट होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो सिविल लिबर्टीज को ब्रीच नहीं कर सकती, गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लिबर्टीज आर राइट्स टू लाइफ। गवर्नमेंट किसी को, इंसान को नहीं मार सकती। वो जो हमारा मिसिंग पर्सन केस हुआ था उसमें मुशर्रफ को हमने पकड़ा है ना, मतलब पाकिस्तान के
फॉर क्या नाम सॉरी जुडिशरी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट के काम नहीं कर सकती कि किसी की राइट टू लाइफ ले लें। राइट टू हैव एजुकेशन, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्टेट इस चीज को इंश्योर करती है। राइट टू हैव एसोसिएशन, जो लोग मौजूद हैं वो किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, उन पे कोई डिक्टेटरशिप या कोई भी डिक्टेशन नहीं है कि आपने इसी पार्टी का हिस्सा बनना है। फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब सिविल लिबर्टीज हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलिटिकल लिबर्टी। An individual is free to participate in the political activities of a state, ठीक है, like voting, participating in elections। अब क्या है कि पॉलिटिकल लिबर्टी में एक इंसान जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी हैं, अगर आपने कोई पॉलिटिकल ऑफिस संभालना है, हर कोई इस काबिल है कि वो पाकिस्तान का पीएम या प्रेसिडेंट या कोई भी वजीर लग सकता है। ठीक है, हम सब जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं हम वोट डाल सकते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता, और इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पॉलिटिकल लिबर्टीज ना दी जाए, पब्लिक पॉलिसी में से ही ना हो, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज ना कर सके, तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि लोगों के पास ये सिविल राइट ही नहीं है। पॉलिटिकल लिबर्टी भी एक तरह से सिविल राइट है ना, फाइन, तो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी, वो फिर एक डिक्टेटरशिप होगी। अब पॉलिटिकल लिबर्टी में क्या है, एजुकेशन भी सबको दी जाए, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड फ्री प्रेस को। फ्री प्रेस का क्या हिसाब किताब होता है, जब प्रेस फ्री होता है ना किसी स्टेट में, तो ये होता है कि जो प्रेस है वो खुल के क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, अकाउंटेबल करता है मिनिस्टर्स को, पीएम को, प्रेसिडेंट को, सबको। ठीक है, वो फिर हर राज से पर्दा उठाते हैं। जैसे आपने देखा पाकिस्तान का मीडिया जो आज़ाद है, ठीक है, जितना भी आज़ाद है लेकिन है तो सही ना, तो फ्री प्रेस जो है वो पॉलिटिकल लिबर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि जो भी डाउन ट्रोडन वॉइसेस हैं उनको आवाज दी जाए, प्रेस आवाज देगी उनको। ठीक है, प्रेस बताएगी कि यार इस एरिया में काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ काम करे, टैक्स के पैसे क्यों लेती है। ठीक है, फिर राइट टू वोट, मतलब इस सब में पॉलिटिकल लिबर्टी में हमारे पास और क्या क्या चीजें आ रही है, राइट टू वोट, contest election, right to hold public office and to criticize government. ठीक है, economic liberty, what is this? अच्छा, इकोनॉमिक लिबर्टी, बेसिक नीड्स फुलफिल होने चाहिए, मतलब हर इंसान जो है उसकी कम से कम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ तो पूरी होनी चाहिए ना। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी लेती है, हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा है। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जितनी भी एक स्टेट में मौजूद है वो सब खत्म, किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जी आप एक वर्कर से दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हो, उसे वेज इतनी भी नहीं दे रहे कि उसका घर चल सके, उसको घर का चूल्हा चल सके। ठीक है, फिर ये भी है कि आप जो है किसी को एम्प्लॉयमेंट से नहीं हटा सकते, या मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतने महीने पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सोसाइटी में जो जॉबलेस पीपल हैं उनको जॉब दी जाएगी लाजमी स्टेट की तरफ से। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक लिबर्टी में आ जाते हैं। अब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल लिबर्टीज है, अगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो मीनिंगलेस है डेमोक्रेसी के बगैर। अच्छा, पीछे हमने जब इक्वालिटी का पढ़ा तो वहां पे भी हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बगैर कुछ भी नहीं। ठीक है, वो उसकी हैंडमेड है। तो यहाँ पे भी वही बात करें कि इकोनॉमिक लिबर्टी है तो मतलब आप डेमोक्रेटिक कंडीशन में रह रहे हो, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हो। ऐसा होता है कि जब आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी मौजूद है ना, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, पॉलिटिकल लिबर्टी मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, तो अगर मुझे कोई एक्सप्लॉइट करे इकोनॉमिकली तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकूंगी। अगर वो कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिसी मेकिंग में मेरी से मौजूद होगी, तो मैं कुछ ऐसे लॉज पास करवाने की लाजमी कोशिश करूंगी जो मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिबर्टी, सिक्योरिटी, इक्वालिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल लिबर्टीज है इकोनॉमिक लिबर्टी। लास्ट की ने क्या कहा था, इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वंस डेली ब्रेड। मतलब कि इतना तो कम से कम आप पैसा कमा रहे हो ना कि आपको सिक्योरिटी भी है और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास है। ठीक है, कि आप जो है वो अपना पेट भी पाल सकते हो और अपने बच्चों का पेट भी पाल सकते हो। तो इकोनॉमिक
लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड की जाती है कि एक मजदूर को चाहे वो कोई भी काम करे और कितने भी घंटे काम करे, दिन के 3 घंटे काम करे या 10 घंटे काम करे, अपने एक मिनिमम वेज उसको लाजमी देनी है, ठीक है, कि उसके घर का चूल्हा चल सके। फिर गवर्नमेंट दूसरा काम ये करती है कि चाइल्ड लेबर वगैरह पे पाबंदी लगा देती है। तीसरा काम ये करती है कि वर्किंग आवर्स को सेट कर देती है कि 9 to 5 काम करना है, उससे आगे नहीं काम करना किसी ने, या 6, 7, 8 वो आवर्स बता देती है कि कितने घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा काम अगर लिया जाएगा तो वो गलत है और जो काम करवाएगा वो जेल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के लेजिस्लेशन पास करके इकोनॉमिक लिबर्टी को सिक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है नेशनल लिबर्टी। अच्छा, नेशनल लिबर्टी में क्या है? लिबर्टी ऑफ अ नेशन और अ स्टेट, ठीक है। अब ये है कि एक स्टेट, ये स्टेट में रहने वाली एक नेशन, वो फ्री है, फ्री टू डिसाइड वट एवर इट वॉन्ट्स, ठीक है। किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहती है, किसी के मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को जिस तरह भी सॉल्व करना चाहती है वो कर सकती है, फ्री, ठीक है। तो जो भी सॉवरेन स्टेट होती है वो नेशनल लिबर्टी को एंजॉय करती है, क्योंकि वो ऑल इन ऑल है। उसको कोई दूसरी स्टेट नहीं बताएगी कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, तुम्हारे मसले चलो मैं ये तुम इस तरह सॉल्व कर लो। नो, वो खुद डिसाइड कर लेगी कि मैंने क्या करना है। सॉवरेन स्टेट अगर वो सॉवरेन नहीं है और उसके जो है नेशनल लिबर्टी में कोई इंटरफेयर करा तो मतलब वो गुलाम ही है किसी की। अगर नेशनल लिबर्टी नहीं होगी तो किसी स्टेट का अपना कल्चर भी नहीं होगा, अपना पॉलिटिकल सेटअप भी नहीं होगा, अपना सोशल सेटअप भी नहीं होगा, अपनी इकोनॉमिक सेटअप भी नहीं होगा। ओके, इट्स ऑब्वियस कि वो स्टेट फिर किसी गुलाम है तो उसकी इजारादारी, उसका सब कुछ चल रहा होगा। जैसे कॉलोनियलिज्म के टाइम में सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश राज था, तो हमारा सारा कुछ, सारा कल्चरल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल, इकोनॉमिक, सारा कुछ वो ब्रिटिश राज कंट्रोल कर रहा था। उनकी तरफ से आता था ना सारा कॉन्स्टिट्यूशन, कानून हिंद और एक्ट वगैरह वहां से आते थे। देन मॉरल लिबर्टी। अब मॉरल लिबर्टी में क्या चीजें हैं? एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है और एक इंडिविजुअल फ्री है अपने एक सर्कल में ऐसी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए जो उसको सिर्फ उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। अब टोटलिटेरियन रिजीम में क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता। टोटलिटेरियन रिजीम में क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट होती है ना वो इतनी ज्यादा इंटरफेयरिंग होती है कि वो इवन आपको ये भी बताएगी आपने हेयर कट कैसा करना है और आपने कपड़े कैसे पहनने हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहां पे उन्होंने कुछ कोड्स दे दिए, ड्रेस कोड्स दे दिए हैं। आप जीन्स नहीं पहन सकते, अमेरिकन जीन्स नहीं पहन सकते, इवन क्या फास्ट फूड नहीं खा सकते, वहां पे मना है। आप अपनी मर्जी के टीवी चैनल्स भी नहीं देख सकते, वो अपनी मर्जी की न्यूज दिखाते हैं जो उन्होंने दिखानी होती है। तो टोटलिटेरियन रिजीम में आप मॉरल लिबर्टी कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकते। इट इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियंस, मतलब मेरी कॉन्शियंस या मुझे मेरा जमीर जो कह रहा है ना, मैंने वो काम करना है। अब इसमें कोई पुलिस नहीं आके मुझे बताएगी कि, या कोई और बंदा नहीं आके मुझे बताएगा कि भाई सुंबल तुम ये करो, ठीक है। मेरा कॉन्शियंस मुझे बताएगा कि ये एक सीन बन चुका है, अब तुम ये करो, ये अच्छाई के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। कॉन्शियंस, जमीर। केंट ने क्या कहा था? ऑटोनॉमी ऑफ नेशनल विल इज मॉरल लिबर्टी, ठीक है, मॉरल लिबर्टी। अब नेशनल विल क्या है? जो ज्यादातर लोग चाहेंगे वो नेशनल विल होगी, और जो ज्यादातर लोग चाहेंगे और वो हो रहा होगा तो मॉरल लिबर्टी है उस नेशन की, ठीक है। इट इज कंसर्न विद ओन सेल्फ, नॉर्मली ऑन सेल्फ से कंसर्न करती है, ठीक है। हेगल ने क्या कहा था? मॉरल लिबर्टी इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल, ये एन इंडिविजुअल लिखना था, शुड रिकग्नाइज एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। अब हेगल ने कुछ और बात की थी। हेगल ने कहा था कि मॉरल लिबर्टी क्या है कि जिस इंडिविजुअल को जो ड्यूटीज दे दी गई है ना, वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली रिकग्नाइज करे और उनको एहसन तरीके से परफॉर्म करे, तो ये मॉरल लिबर्टी है। तो ऑब्वियसली अगर हम भी देखें, मैं आपको कोई काम दूं और आप वो काम करें, अच्छे तरीके से करें, तो आप एक मॉरल इंसान है, अपनी मॉरल ड्यूटी परफॉर्म करें, फाइन। अच्छा, विदाउट इट देयर इज नो स्कोप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपको मॉरल लिबर्टी नहीं दी, आपको हर चीज में डिक्टेट किया जा रहा है, आपको हर बात में डिक्टेट किया जा रहा है, आप कुछ सोच नहीं सकते और सोच के परफॉर्म नहीं कर सकते, तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी?
ऑब्वियसली नहीं हो, तो मॉरल लिबर्टी के बगैर पर्सनालिटी की डेवलपमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ लिबर्टी। अच्छा, नेचर ऑफ लिबर्टी हम पहले कर चुके हैं, मैं बस बता देती हूँ कि हमने बात की थी नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है, हर तरह के रिस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी है। आपने जो करना वो करेंगे, स्टेट कम से कम इंटरफेयर करेगी या ना ही इंटरफेयर करेगी। सबसे ज्यादा लिबर्टी की तो यही बात है कि स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, ठीक है। लोगों के अफेयर्स जो भी हैं, एम्प्लॉयमेंट का, प्रोडक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट का, लेबर फोर्स का, वेजेस का, वो खुद जो है ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो वही देखते हैं जो ऑनर होते हैं ना रिसोर्सेज के, स्टेट नहीं इंटरफेयर करती। तो ये जो है ना, इस कंसेप्ट को बेंथम ने, एडम स्मिथ ने, मिल ने, इन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन क्या होता है, जब अब देखो मैंने कुछ लोगों को इजारादारी दे दी है इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे, वो अपने इंटरेस्ट्स को ही सिक्योर करने की कोशिश करेंगे और दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, वर्किंग क्लास की कंडीशन मिजरेबल हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ये तारीख गवाह है, ऐसा ही हुआ था। तो जो मार्क्स आया था, कार्ल मार्क्स आया था, वो यही तो देख रहा था कि हो क्या रहा है। औरतें, बच्चे, बड़े, सब कुछ धड़ाधड़ फैक्ट्रियों में रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें वेजेस कितनी मिल रही है, कुछ भी नहीं। और लाइफस्टाइल उनका कैसा है, बद से बदतर। पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, जूते नहीं पहन सकते, घर नहीं मौजूद है। एक एक वो फैक्ट्री के पास एक एक एरिया होता था, उसमें 10-10, 12-12 लोग घुसे पड़े हैं, हालांकि वो घर 4-5 लोगों का होता था। तो मिजरेबल कंडीशन थी उनकी। तो ये नेगेटिव लिबर्टी की वजह से मिजरेबल कंडीशन है उस वर्किंग क्लास की, क्योंकि हमने किसी एक स्पेसिफिक क्लास को बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दी कि वो जो मर्जी करे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। पॉजिटिव लिबर्टी के वाले से हमने पहले बात की थी कि ग्रीन ने एक कंसेप्ट दिया था कि ऑब्स्टेकल्स खत्म करते हैं। मैन इज फ्री टू चूज ओनली गुड गोल्स, सिर्फ अच्छे अच्छे गोल्स वो सेट कर सकता है। वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और किसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कॉज नहीं करेगा, चैरिटी करेगा, फंड करेगा, दूसरों का ख्याल रखेगा। दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टेट इंटरफेयर कर सकती है और स्टेट इंटरफेयर करके राइट्स को प्रमोट करने की कोशिश करेगी लोगों के। स्टेट इंटरफेयर करेगी, वर्किंग आवर्स को जो है वो सेट कर देगी। स्टेट इंटरफेयर करेगी, वेज को सेट कर देगी। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो इसे एम्प्लॉयमेंट देगी, अगर कोई अनएजुकेटेड है तो उसे एजुकेशन देगी। तो अगर किसी को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। तो इन सब में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आ जाती है और दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है ना, ये टोटलिटेरियन को जो है वो अल्टीमेटली टोटलिटेरियन जो है इसे वजूद में आता है। क्योंकि क्या होता है, फिर गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लोगों को कंट्रोल करने ही नहीं देती, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। नेक्स्ट क्या है, सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप लिबर्टी को सिक्योर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। जब आप डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर देंगे तो हर कोई गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में बात करने के अहल होगा, गवर्नमेंट में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का अहल होगा, वोट डालेगा, अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आएगा, फिर उनको अकाउंटेबल भी रखेगा। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी सबसे बढ़कर होती है, ठीक है। तो क्या है ये डेमोक्रेसी जब हो जाएगी ना, जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो लिबर्टी सेफगार्ड होगी, ठीक है। फिर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, जैसे जैसे लास्की ने कहा था कि राइट्स के बगैर लिबर्टी है ही नहीं। तो जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे ना, तो लॉ लोगों को रिप्रेस नहीं कर सकेगा, लोग अपने हक के लिए बोलेंगे। और उन फंडामेंटल राइट्स के वाले से लोगों को एजुकेशन भी हो, लोगों को अवेयरनेस भी हो, तो फिर वो लिबर्टी होगी। फिर लोग हक से बोलेंगे कि ये तो मेरा हक है, मैं बोल सकता हूँ इस हवाले से, ठीक है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है कि किसी के प्रेशर में नहीं आती, जो भी मसले मसाइल है उनका फैसला वो एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके करती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है टू डिसाइड केसेस, ठीक है। तो क्या होगा, वो सबको इंडिपेंडेंट भी, वो सॉरी सबको अकाउंटेबल भी रखेगी कि कौन किस तरह जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं करा, और अगर एक्सप्लॉइट करा तो उसको सजा मिलेगी। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लिबर्टी सिक्योर हो जाएगी। इंटरनल विजिलेंस। इंटरनल विजिलेंस मतलब खुद से एक अंदर से मोरल वैल्यूज होनी चाहिए लोगों में, ठीक है।
तो लोग खुद भी देखें कि भाई हाँ हमने किसी की लिबर्टी को ब्रीच नहीं करना और लोगों के राइट्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, ठीक है। इंटरनल विजिलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर में वही बात इंडिपेंडेंस जुडिशरी वाली आ गई। एग्जीक्यूटिव जब अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर जब अपना काम करेगा और जुडिशरी जब अपना काम करेगी और किसी पे एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो फिर जो है ना राइट्स ऑफ द पीपल ज्यादा सिक्योर होंगे, क्योंकि वो सारे फिर एक साइड पे नहीं जाएंगे। अगर वो एक दूसरे में अमालगमेट हुए होंगे ना, तो हो सकता है कि दो पावर्स या तीनों पावर्स मिलकर एक ब्लॉक बना लें और सारे चाहें कि हम अपना अपना आप सिक्योर कर लें और लोग एक्सप्लॉइट होंगे। जैसे पुराने वक्तों में मोनार्की सब कुछ होता था ना, वही एग्जीक्यूटिव था, वही लेजिस्लेचर था, वही जुडिशरी थी। अब वही लॉ बना रहा है, वही इम्प्लीमेंट कर रहा है और फैसलों जो केसेस के डिस्प्यूट्स हैं उनका भी फैसला वही कर रहा है। तो अगर उसको लगता था कि मेरी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करने आ रहा है तो वो उसके अगेंस्ट डिसीजन दे दे, तो कौन था उसको बचा सकता, कौन था उसको अकाउंटेबल करता, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है ताकि लोगों की लिबर्टी को सेफगार्ड किया जा सके। फिर रूल ऑफ द लॉ, जब हमने लॉ का टॉपिक पढ़ा था तो हमने रूल ऑफ द लॉ की भी बात की थी। रूल ऑफ द लॉ में क्या था कि सब कानून की नजर में बराबर हैं, उनका कोई रैंक, कोई स्टेटस, कोई वेल्थ, कोई जो है वो कानून से बढ़कर नहीं हो सकती, ठीक है। कानून सबको एक ही नजर से देखेगा और एक ही तराजू में नापेगा, सही। तो जब रूल ऑफ द लॉ होगी तो कोई पावरफुल किसी वीक को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि लॉ मुझे भी सजा देगा उतनी ही जितनी किसी पुअर को मिलेगी। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, अगर पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो पावर एक हाथ में होने की बजाय बहुत सारे हाथों में होगी, तो फिर एक बंदा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जब करने लगेगा ना तो बाकी सब उसे रोक देंगे, जिससे क्या होगा कि जो है लिबर्टी सेफगार्ड रहेगी। इसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, अगर किसी भी क्लास को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे तो वो क्लास जो है दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, लिबर्टी सिक्योर होगी लोअर क्लास की। देन क्या है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन में क्या है, फ्री प्रेस और पब्लिक ओपिनियन। ये फ्री प्रेस और पब्लिक ओपिनियन है कि ऑब्वियसली लोगों की जो ओपिनियन है उसको जहन में रखा जाए, उसके हवाले से लेजिस्लेशन की जाए, लेजिस्लेचर जो है उनकी मर्जी का हो, वोटिंग राइट्स वगैरह मिले लोगों को। फिर जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी देखा जाए कि जो लोग जो हैं उनकी क्या राय है इसमें। जैसे मैंने बताया फ्रांस में पब्लिक ओपिनियन को इतनी अहमियत हासिल है कि अगर लेजिस्लेचर ने बहुत हैवी मेजोरिटी से लॉ पास कर दिया और अगर जो है रेफरेंडम के बाद लोगों ने उसको खत्म कर दिया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो खत्म हो जाएगा, तो लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। और फ्री प्रेस में क्या है, फ्री प्रेस मैंने बताया था कि मिनिस्टर्स को, पीएम को, प्रेसिडेंट को, सबको अकाउंटेबल कर सकते हैं लोग। प्रेस जो भी है, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, प्रेस उनसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या फायदे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जिसकी वजह से लिबर्टी सिक्योर रहेगी लोगों की। जो फिर मिनिस्टर्स होंगे ना भी डर होगा कि हमने तो जवाब देना, भाई हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सके जो लोगों के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। हेल्दी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। हेल्दी पार्टी सिस्टम क्या होता है, एक तो मतलब पार्टी सिस्टम हो, और उस पार्टी सिस्टम में, ये पाकिस्तान में जो पार्टी सिस्टम होता है ना, ये असल में सही पार्टी सिस्टम नहीं है। इसमें तो जिसने पार्टी बना दी ना वो पार्टी का सरबराह हो जाता है। लेकिन जो पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें इंटरनल इलेक्शंस भी होते हैं इलेक्शन से पहले। फिर जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी वोट लेता है ना वो पार्टी का चेयरमैन बन जाता है और फिर वो आगे आता है, सही है। हेल्दी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जब डेमोक्रेसी होगी हेल्दी पार्टी सिस्टम होगा, ठीक है। हेल्दी पार्टी सिस्टम में फिर हम क्या करते हैं कि एक पार्टी ऑपोजिशन बना देती है, दूसरी पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बना देती है, तो फिर वो एक दूसरे के जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो लॉ बन रहा है या जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट इख्तियार करे तो ऑपोजिशन उसको अपोज करेगी, रिजिस्ट कर भी सकती है अगर उसको लग रहा है कि लोगों के लिबर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर 11th नंबर पे है एजुकेटेड मैसेज। मुझे सारे राइट्स दे दिए हैं, मुझे लिबर्टीज मौजूद है, लेकिन मुझे अपने राइट्स का पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे अपने लिए आवाज उठा लूंगी। तो एजुकेटेड मैसेज का मतलब यही है कि लोगों को शऊर दिया जाए, पॉलिटिकल अवेयरनेस दिया जाए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो, अपनी लिबर्टीज के बारे में पता हो, ठीक है। तो वो फिर अपनी लिबर्टी के लिए खड़े होंगे, इससे लिबर्टी सेफगार्ड होगी लोगों की।
ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक लिबर्टी के हवाले से।